स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू रसायन विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें और जानना स्टार्ट करेंगे और आज का जो डिस्कशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रॉन को किसने बताया, कैसे लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रॉन को लेके इमेज बनी थी, इलेक्ट्रॉन को नॉमिनेट किसमें किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के नेचर को जाना था कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, वो सारे डिस्कशन मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में किए थे। आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि सर जो हमारे पास कैथोड रेज थी, उन कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना है। बिकॉज हमें ये तो पता चल चुका है कि कैथोड रेज के पास अपना कुछ मास है, अपनी कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, कैथोड रेज के पास अपना कुछ चार्ज है, तभी वो आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो डेविएट हो गए थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज है। बट उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है अभी हमें नहीं पता। उस जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसकी वजह से जब हमने सोचा कि इसके पास मास है तो वो मास कितना है ये भी हमें अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर कैसे कैसे लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट करा और इन चीजों को जानने की कोशिश करी। तो जो थॉमसन सर ने नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेचर ऑफ कैथोड रेज के बारे में बताया था, वहीं से उनके दिमाग में एक बात आई कि सर मैं एग्जैक्टली कितना मास है ये नहीं बता सकता, एग्जैक्टली कितना चार्ज है मैं ये नहीं बता सकता, बट मैं अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना होगा। या इसका मतलब मैं ये बता सकता हूं कि कैथोड रेज के पास जो चार्ज है वो मास के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। मतलब मैं रिलेट करके बता सकता हूं दोनों को कौन कितना ज्यादा है। तो कुछ नहीं, अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं है और अगर इतनी बात में पता चल जाए तो दैट मींस हमारे लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद में देखेंगे फिर क्या कहानी स्टार्ट की। ध्यान से देखो यहां पे कि सर थॉमसन सर ने एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, अपने ही डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जैसे उन्होंने पहले सेटअप बनाया था। यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि चार्ज अपॉन मास को कैलकुलेट करेंगे कि सर चार्ज अपॉन मास कितना आएगा, इसका रेशियो कितना आएगा। क्लियर है? चलो अब देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करा। इसके लिए बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करा, बहुत ध्यान से देखो क्या था वो एक्सपेरिमेंट। अगर मैं चार्ज अपॉन मास के रेशियो के लिए एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, यहां पर भी हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब भी है और यहां पर एक इलेक्ट्रोड लिया। यहां पे क्या लिया हमने, पहले इसे ठीक से बना लेते हैं कि सर ये ठीक है। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लिया और यहां पर एक इलेक्ट्रोड लिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। उन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, क्या देखो, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी आपकी और ये पॉजिटिव प्लेट थी। मतलब आपकी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। और उसके बाद बेटा जी क्या करा कि इससे आगे उन्होंने भी सेटअप बनाना नहीं छोड़ा, ये तो करा और इसके बाद उन्होंने इस तरीके की स्क्रीन लगा दी। यहाँ पे इस तरीके की एक स्क्रीन लगा दी उन्होंने, ध्यान से देखना। अब ये स्क्रीन लगाने के बाद आपको पता है ये बैटरी बहुत हाई वोल्टेज बैटरी है, 10,000 वोल्ट का हम यहाँ पे करंट लेते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो उन्होंने क्या करा। अब वैसे यहाँ पे वही सारे सेटअप की सर यहाँ पे आप वही वैक्यूम पंप लगा दीजिए जिससे किसी गैस को फिल कर सके आप, है ना। पहले वहां पर वैक्यूम क्रिएट करो और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद अपनी मर्जी से कोई गैस हमने इसके अंदर फिल कर दी। मान लीजिए गैस के मैंने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर बना दिए, सर ये गैस थे आपके पास। अब आपने क्या करा कि सर यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई करने स्टार्ट करें, बैटरी को ऑन कर दिया मैंने। जैसे ही बैटरी ऑन हुई
बैटरी ऑन होती ही क्या हो गया यहाँ पे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले, आपको पता है सर ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इतना काम करने के बाद उन्होंने ये जो स्क्रीन थी बेटा जी, ये जो स्क्रीन थी, ये स्क्रीन पर उन्होंने ZNS लगाया। इस स्क्रीन पे क्या लगाया उन्होंने, ZNS लगाया। ये देखो ध्यान से, इस तरीके से उन्होंने इस स्क्रीन पर ZNS लगा दिया। तो ये ZNS की लेयर लगी हुई है। ठीक है, ये आपके पास ZNS की लेयर लगी हुई है। मान लो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ZNS है आपके पास। ठीक है, 3D में समझो इसे, ऐसे करके बन रही है। अब यह देखो कि सर जैसे ही हाई वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। भाई जो आपके पास जो आपने गैस फिल की है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मतलब मान लो इस तरीके से मूव कर रहे थे सर, ये इधर गया, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, ये ट्रेवल कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा कि सर सबसे पहले इस स्क्रीन तक पार्टिकल जाएं, उससे पहले इन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। पहले क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। 2 प्लेट्स लगा दी। यहाँ देखो ध्यान से कि इन्होंने सबसे पहले 2 प्लेट्स लगाई। ठीक है, और ये जो थी ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, ये जो थी बेटा जी ये आपकी नेगेटिव प्लेट थी। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। अब क्या होगा कि सर जब कैथोड रेज यहां से निकल के जाएंगी, और आप अगर यहाँ पर ये जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा है, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से ये लाइट क्या है, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, और लाइट यहाँ से डेविएट होके बेटा जी कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाके ग्लो करने लगेगी। यहाँ पे आपको एक कलर सा मिलेगा, चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पार्टिकल आ रहा है, कोई यहाँ पार्टिकल आ रहा है, ये जो मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है। अब ये देखो सर, इसको मान ले रहा हूं मैं कि ये सर मेरे पास एक ए स्पॉट है, और इस ए स्पॉट ये किसकी वजह से आया, यहाँ पे पार्टिकल आया इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। यहाँ पे पार्टिकल किस वजह से आया, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आया है ना। कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करा, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे वो पॉजिटिव को देख के थोड़ा सा डेविएट हो गए। डेविएट होके उन्होंने ए पर कलर चेंज कर दिया, ए पर जाके स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करा कि सर इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने थोड़ी देर बंद कर दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लगाया एक मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे क्या लगाया बेटा जी, मैंने एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान से देखो, यहाँ पे लगाते हैं हम एक मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया। इस तरीके से हम ये हमने लगा दिया मैग्नेटिक फोर्स। मान लो ये उसका एन पोल था, ये उसका एन पोल है, और ये उसका एस पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल आपने ले लिया। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे फील करो कि सर मान लीजिए ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब जा रही है, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में से जा रहे थे। आपने क्या करा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरीके से। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगाया कि पॉजिटिव प्लेट ऊपर ली, नेगेटिव प्लेट नीचे ली, पार्टिकल यहां से आए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गया। दूसरा काम आपने क्या करा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट परपेंडिकुलर आपने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड। आपकी स्ट्रेट लाइन में से ट्रेवल कर रही है कैथोड रेज, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो ऐसे करके रेज यूं डेविएट होगी ऊपर की तरफ। ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ डेविएट हो गई। अब आपने क्या करा कि सर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ना लगा के, मैग्नेटिक फील्ड को आप उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे सेट करा आपने। तो जैसे ही आप उसे 90 डिग्री पे सेट करोगे, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानते हो। क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? कुछ इस तरीके की कहानी बनती थी। यहां देखो ध्यान से। तो उन्होंने क्या कहा कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी।
और इन दोनों की डायरेक्शन जो होंगी इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान से देखना, मतलब कहने का मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर वो ऐसे जा रही है और आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो 90 डिग्री पे वो ऐसे चली जाएगी। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगेंगे वो फोर्सेस। तो कहने का मतलब कि सर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया था, कैथोड रेज ऐसे आ रही थी तो ऐसे चली गई थी, जब आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाओगे तो वो ऐसे चली जाएंगी, नीचे की तरफ चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर हमने जैसे ही अभी इलेक्ट्रिक फोर्स को बंद कर चुके हैं, अब हमने क्या लगाया? मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अब यहां पर ग्लो आने लगा। अब यहां पर आपको एक स्पॉट मिला, यहां पर आपको एक स्पॉट मिला। इस स्पॉट को हमने कहा कि सर ये एक बी स्पॉट है। और ये स्पॉट किसकी वजह से मिला है? ये स्पॉट मिला है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये किसकी वजह से मिला है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ध्यान से देखो, अब क्या था कि सर जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया था तो इस तरीके से चले गए, जब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगाया तो उसके 90 डिग्री इस तरीके से चले गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सर मैं दोनों को एक साथ अप्लाई करता हूं, दोनों को, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाऊंगा। अब मैंने क्या करा, स्टार्टिंग मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स पे इधर थी, आपके पास सारी कैथोड रेज ऐसे जा रही थी, आपने मैग्नेटिक फोर्स लगाना भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, फुल जितना लगाया था आपने, उसकी वजह से कैथोड रेज ऊपर जा रही थी इस तरीके से। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि सर मैग्नेटिक फोर्स भी उसके साथ साथ आप लगा रहे हो, तो जैसे जैसे लगाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे नहीं आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्पॉट ए बन रहा है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सर जिस टाइम पर ये जो कैथोड रेज हैं, जिस टाइम पर ये कैथोड रेज हैं, ये बिल्कुल सेंटर पे जाके, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जाके क्या करेंगे? स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे और ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करा इन्होंने? सेंटर पॉइंट पर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इस पे एक स्पॉट देने लगे सेंटर पॉइंट पे। ध्यान से देखो, अब जैसे ही ये सारा काम चल रहा था मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे सिर्फ ये इंतजार करना था कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऊपर ले जा सके और ना मैग्नेटिक फोर्स इसे नीचे ले जा सके, मुझे उस टाइम तक का वेट करना था। तो जब मैं दोनों चीजें अप्लाई कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, और अप्लाई करने के बाद जो कैथोड रेज थी मैं उसे सीधे ले गया कि उनका डेविएशन मैंने रोक दिया एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करके। तो ये स्पॉट कब मिला होगा आपको? ये स्पॉट सर मिला होगा जब आपने मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर कर दिया होगा। भाई जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना आपने मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया। अब अगर वो दोनों सेम है तो दैट मींस उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया? नलीफाई। और अगर इफेक्ट नलीफाई हो गया तो ना तो वो इधर डेविएट हो रही, ना वो इधर डेविएट हो रही, वो सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो याद रखना कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ऊपर गई, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतनी ही नीचे चली जाएगी। लेकिन आप जब दोनों को एक साथ लगाओगे और इक्वल लगाओगे तब वो ना तो ऊपर डेविएट होगी ना नीचे डेविएट होगी, सीधी चली जाएगी। तो ये कब हुआ कि सर जब मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर कर दिया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, या मैग्नेटिक फोर्स आपने किसके बराबर कर दिया? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। अब इस पॉइंट पर आपको पता है कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो तो आपको पता होगा कितना मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप दे रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया, कि जब ये कैथोड रेज डेविएट ना होके एकदम सीधे चले गए। अब यहीं से थॉमसन सर ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या कहा कि सर जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है? वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर। और इसी तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो देखो, जब भी आप किसी चीज पे मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स डालोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, चार्ज होगा, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो घूमने लगता है, ऐसे करके घूमने लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं
तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, एक तो आपको बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे चार्ज भी होगा, और चार्ज के साथ क्योंकि ये घुमा देता है उनको, और अगर घुमा देता है दैट मींस कि वहां पर आपको वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। किसका? वेलोसिटी का। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर चार्ज कितना है। मैग्नेटिक फोर्स डालते ही चीजें घूमने लगती हैं, ऐसे करके घूम रही है तो किसी न किसी वेलोसिटी से घूमेगी, तो वो भी हमने यहां पर इंक्लूड कर दिया। अच्छा, यहां पे मैं एक और बात आपको बताता हूं कि सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो उसको मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और चार्ज को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को सी से ही रहने दो, और वेलोसिटी आपको पता है v। तो यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं कि सर b इंटू वी इंटू सी इंटू और v इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है? e इंटू सी के। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है ना। ये इक्वेशन कहां से निकाली? कि जब हमारे पास कैथोड रेज सीधे जा रही थी दोनों को अप्लाई करने के बाद, और वो कब जाएंगी? जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। तो बराबर होने के बाद हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब इसे उन्होंने माना इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना, उन्होंने क्या माना इसे? इक्वेशन नंबर 1। अब यह देखो कि सर एक बात और है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी स्पीसीज है, मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, आपने इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करा, आपने इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करा। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते ही ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। मैंने बताया ना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फोर्स डालोगे तो वो घूमने लगता है, और ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगा। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जानते हो आप, एक बात जानते हो कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूम रहा है तो वहां पर दो फोर्सेस काम करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमेगा तो उस पर दो एक साथ चीजें काम करती हैं, दो फोर्सेस काम करते हैं। एक जो सेंटर की तरफ है, जो किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ। तो जो घुमा रहा है उसको, एक तो वो फोर्स, और एक फोर्स उसकी एंटी डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ लगता है। आप बचपन में पत्थर को बांध के धागे से जब घुमाते थे, याद करो, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो आप एक फोर्स अपने हाथ के थ्रू लगा रहे हो और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। बाहर वाला फोर्स कैसे फील होगा? अपने हाथ का फोर्स 0 कर दो। जैसे आपने उस पत्थर को छोड़ा, वो बेटा आपके पास नहीं गिरेगा, वो आपसे बहुत दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब ये है कि सर एक फोर्स आप हाथ से अंदर की तरफ लगा रहे थे और एक एंटी फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, और जब तक ये दोनों फोर्सेस बराबर थे तब तक वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था मजे से। लेकिन जैसे आपने अपना फोर्स 0 करा, बाहर वाला 0 नहीं हुआ, बाहर वाला उस पत्थर को लेके बहुत दूर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है वहां पर दो फोर्सेस काम करते हैं, एक सेंटर की तरफ जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक सेंटर से बाहर की तरफ जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सर जब ये इलेक्ट्रॉन पर आप मैग्नेटिक फोर्स डाल रहे हो उसकी वजह से वो घूमेगा। घूमना है तो फिर आपको पता है कि सर यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो अंदर की तरफ लग रहा है और एक लगेगा बाहर की तरफ। अंदर की तरफ आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो? अंदर की तरफ तो हम मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं, मतलब यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और एक लगेगा बाहर की तरफ जो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब एक बात यहां ध्यान से सुन लो कि सर आपको ये पता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा तो वहां पर जो उसका मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहेगा। भाई ये कब हो सकता है? कि जब मैग्नेटिक फोर्स आपका किसके बराबर हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स तो वही है हमारे पास कि सर मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेटा जी mv²/r। ये हमने बनाई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहां ध्यान से देखो सर, दो इक्वेशन हमारे पास बनके तैयार हो गई हैं। पहली इक्वेशन थी कि v इंटू सी इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ये थी इक्वेशन नंबर 1।
दूसरी क्वेश्चन आपने ड्राइव करेगी सर, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इनटू वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है mv² अपॉन r के बराबर है। तो देखो ये भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है भाई, ये क्या है आपके पास, ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपके पास क्या है, ये भी आपका एक मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ पे भी जो आपने रखा है ये भी क्या है बेटा जी, एक मैग्नेटिक फोर्स है। तो दोनों मैग्नेटिक फोर्स, एक बार मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर आ रहा है, एक बार मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आ रहा है। तो क्या मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो मैंने क्या करा कि सर E इनटू चार्ज इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये हमने निकाल लिया mv² अपॉन r। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चार्ज, चार्ज मेरे पास देखो ये रहा, और मैंने क्या करा कि सर यहां से मास को मैं नीचे ले आया, तो चार्ज अपॉन मास आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपके पास, वेलोसिटी v² अपॉन r तो बचा ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता होगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया था जब भाई आप सेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा ये आपको पता होगा। और वेलोसिटी रेडियस भी हम यहीं पर थोड़ी सी और कैलकुलेशन करके ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। और बेटा जी ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद थॉमसन ने बताया कि सर इनकी वैल्यू 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम आने लगी। तो ध्यान से देखो कि सर चार्ज E अपॉन m की वैल्यू किसके लिए, कैथोड रेस के लिए, ये बात याद रखना है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ये कैथोड रेस के लिए। कैथोड रेस के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम रहेगा। ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा यही वैल्यू रहेगी। तभी मैंने आपको कहा था कि सर कैथोड रेस के अंदर आप कोई भी गैस भर लो, आपका बने हाइड्रोजन, आपका बने हीलियम, कोई भी गैस भर लो, बट उसके चार्ज अपॉन मास की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि सर एटम कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका नेचर तो सेम ही है ना। इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, ऑक्सीजन का हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन का है वही इलेक्ट्रॉन का मास किसी भी गैस का होगा, ना उसका मास चेंज होता ना उसका चार्ज चेंज होता। इसलिए मास और चार्ज दोनों उसके क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप कोई भी गैस ले लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से जे थॉमसन सर ने क्या करा, जे थॉमसन सर ने यहां से चार्ज अपॉन मास को कैलकुलेट कर लिया। मतलब आप क्या सीखे, देखो यहां से ध्यान से, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आपने क्या सीखा, आपने ये देखा कि सर चार्ज अपॉन मास जो हमारे पास है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से ये बात करूं कि सर जो चार्ज है आपके पास इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 की पावर 11, ध्यान से देखना 11 इंटू मास कर दूं, इसे इंटू क्या कर दिया मैंने, मास कर दिया। तो आप यहां देखो कि सर अगर हम ऐसा करते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू मास को मैं दूसरी तरफ ले गया ना बस, लेकिन इससे क्या पता चला, हमें ये पता चला कि सर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इसके मास से इतना टाइम ज्यादा है। ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है अगर मैं उसके मास के रिस्पेक्ट में उसे कंपेयर करूं तो वो इतना गुना ज्यादा है, 1.75 इंटू 10 की पावर 11 टाइम ग्रेटर है। समझ रहे हो ना कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का उसके मास से इतनी वैल्यू ज्यादा है। तो ये बात थॉमसन सर ने हमें बता दी, हमें रिलेट करना बता दिया कि चार्ज और मास के बीच का रेशियो क्या होगा, कि चार्ज और मास कितने गुना ज्यादा या कम है। और ये बात अगर हमें पता चल गई, आप ये देखो कि अगर इनमें से एक भी चीज आपको पता चल जाए, आगे जाके कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाए जो आपको चार्ज बता दे या मास बता दे, कोई भी एक चीज, तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हो। मान लो मैं अगर आपको चार्ज बता दूं तो यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। तो इसके बाद
जब थॉमसन सर ने चार्ज और मास के बीच का रेशियो कैलकुलेट करा, उनके बीच में एक रिलेशन निकाला कि क्या रिलेशन है इनके बीच, तो इससे लोगों को बहुत हेल्प मिली और आगे भी लोग काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन किया गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया बेटा जी, आपको तुरंत इलेक्ट्रॉन का मास पता चल जाएगा। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट करा। तो ये था थॉमसन सर का एक और महान कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही हम चार्ज और मास को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने सीखा कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना आता है, फिक्स रहता है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का हो। इससे हम क्या सीखते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कंपैरिजन है वो 1.75 into 10 की पावर 11 का है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और वो एक बहुत महान साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था R.A. मिलिकन। तो मिलिकन सर का एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, जितना ज्यादा करवाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा हमारा एक्साइटेशन बढ़ेगा आपके रिगार्डिंग, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो को यही ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय।